नमस्कार, साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के साहित्यिकी अंक में हमारी परिचर्चा का विषय है स्त्री मन की कहानियाँ, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार डॉली डबराल और कथाकार सुधा थपलियाल। डॉली डबराल जी और सुधा थपलियाल जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत डॉली डबराल जी मैं आपसे करता हूँ, और आपसे सबसे पहले ये जानने का मन है कि 80 के दशक से हमारे यहाँ एक स्त्री विमर्श को लेकर जो कथा साहित्य में और समग्र रूप से साहित्य में एक चर्चा शुरू हुई है, क्या आपको लगता है कि उससे कुछ ऐसे पक्ष स्त्री के सामने आए हैं जो पहले नहीं आए थे? इस पर आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल, आपने सच कहा। 1980 के समय से ही स्त्रियों पर विशेष रूप से लिखना शुरू किया गया, क्योंकि उससे पूर्व में बहुत कम लोगों ने लिखा, या गरीबी या उनके दुख दर्द के बारे में प्रेमचंद जी ने अपनी कथाओं में थोड़ा बहुत वर्णन किया है जी। तो लेकिन इन लोगों ने जो भी कुछ लिखा 80 के दशक में, वो महिलाओं के बाहर निकलने पर और उनके उत्पीड़न पर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा जोर दिया जी। तो उससे काफ़ी चेतना आई महिलाओं में, और जो गृहिणियाँ थी उनमें भी एक ये चेतना जगी कि हमें भी पढ़ना लिखना चाहिए, और जो उनकी दबी हुई कलाएं थी, लिखने की जो शक्ति थी, वो बाहर लोगों के सामने आनी शुरू हुई जी। लेकिन उसके बाद मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि ये पुरुषोचित समाज है, तो पुरुषों को बहुत अच्छा नहीं लगा कि महिलाएं इतनी जल्दी उसमें लोकप्रिय हो रही हैं और उनको ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, क्योंकि धर्मयुग में और साप्ताहिक हिंदुस्तान में कई ऐसे बहुत सुंदर कहानियाँ आई जो क्रमशः करके आती थी, और उनको लोग पढ़ते थे और उनको बहुत सराहना मिली। तो फिर धीरे धीरे ये 10-1 साल के बाद मेरे विचार से ये बंद हो गया, और अब जो है ये फिर दोबारा से चेतना जगी है। चलिए डॉली डबराल जी, आपकी इस आपत्ति पर तो हम कोई चर्चा नहीं करेंगे कि किसको उससे संतुष्टि हुई, किसको असंतुष्टि हुई। बहरहाल सुधा जी, ये जो 80 के दौर में हम कह रहे हैं कि स्त्री विमर्श का एक पक्ष नया आया है, क्या आपको लगता है कि स्त्री अपने मनोभावों को ज़्यादा बेहतर व्यक्त करती है बनिस्बत पुरुष लेखक के? पहले इस पर आपकी टिप्पणी है। नहीं, बिल्कुल ज़्यादा अच्छे ढंग से व्यक्त करती है। इसका कारण यह, पूर्व में भी जब हमारी मतलब हमारे को शिक्षा के अधिकार से वंचित थी स्त्रियां, तभी कथा सम्राट प्रेमचंद जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और शरदचंद्र चटर्जी और क्या कहना चाहिए, ये और भी लेखकों ने मतलब स्त्री को रेखांकित किया और अपनी प्रमुखता से अपनी चीज़ों को रखा जी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि पुरुषों ने अपने अनुभव से परिवेश के यथार्थ को लिखा, बिल्कुल, लेकिन स्त्रियों ने अपने भोगी हुई पीड़ा के यथार्थ से, भोगा हुआ यथार्थ से लिखा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सहानुभूति और स्वानुभूति का प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। वो ये हो जाता है। और मैं एक चीज़ और भी ये कहूँगी कि स्त्री और पुरुष लेखन में जो अंतर है दोनों के, अब स्त्रियों की समस्याओं को लेकर, वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के दलित चिंतन में था जी जी। और इसके अलावा ये है कि पहले तो पुरुष लेखकों का ही वर्चस्व था, बेपराधीनता से पहले तो पुरुष लेखकों का ही वर्चस्व था। सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, एक गिनी चुनी लेखिकाएं थी जिनको हम एक पंक्ति में ही कर सकते थे लेकिन उसके बाद 1960 तक आते आते महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आया। उन्होंने क्या कहना, उस शिक्षा के प्रति वो जागरूक हुई, उनकी शिक्षा हुई, अधिकारों के प्रति जागरूक हुई, शिक्षित हुई। लेकिन जितनी तेज़ी से हमारा समाज बदला, उतनी तेज़ी से हमारी सोच नहीं बदली। क्या बात है। और इसी कुंठा ने महिला सशक्तिकरण शब्द को अस्तित्व में लाया जी। और मनु भंडारी, क्या कहना चाहिए, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, शिवानी, और 80 के दशक तक आते आते चित्रा मुदगुल, ममता कालिया, पुष्पा मैत्रेय और कृष्णा अग्निहोत्री और नासिरा शर्मा जैसी
लेखिकाओं ने स्त्री की शक्ति को बहुत गंभीरता से और बहुत सशक्त रूप से रेखांकित किया जी। और लेकिन यह है कि हमारा भाई समाज पितृ सत्तात्मक तो है ही, यहाँ पे स्त्री को हमेशा दोयाम के दर्जे पे ही रखा गया जी। और ये भी कहा जाता है, जिसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा, कि यहाँ पे अबला का शोषण किया जाता है और सबला का उपहास उड़ाया जाता है। क्या बात। ये आपके वक्तव्य में सुधा जी दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आई। हाँ जी। एक सहानुभूति और एक स्वानुभूति। सहानुभूति से आप किसी भी पक्ष के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो अपनी अनुभूति है, अंतस के जो अनुभूति है, उसके जो उद्गार हैं वो तो ज़्यादा विश्वसनीय। लेकिन सुधा जी, कहीं मैं डॉली जी के पास आऊँ उससे पहले आपसे इसी सवाल से रिलेटेड सवाल है। हाँ जी। जो पुरुषों का लिखा हुआ साहित्य है, जो उन्होंने स्त्री पे बेस्ड किया है, जिसमें हमारे प्रेमचंद तो बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, क्या उसमें आपको कहीं पूर्वाग्रह लगता है कि स्त्रियों को अपने अंतस के उद्गार व्यक्त करने के लिए खुद सामने आना पड़ा? नहीं, मैं ये कहती हूँ कि जो पुराने लेखकों ने लिखा, उन्होंने एक स्त्री की छवि थी उनके मन में, उस छवि में ही उसी छवि के अंतर्गत ही उनके लिए लिखा। जैसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो मतलब ये क्या है, मतलब उनकी समस्याएं कहाँ हैं? मतलब उन्होंने वैसे नहीं लिखा कि जैसे कि एक स्त्री की जो मूलभूत समस्याएं थी उस समय मतलब हालांकि बाल विवाह, बाल विधवा, स्त्री प्रथा, वैश्यवृत्ति, उनके शिक्षा को लेकर काफ़ी कुछ इन्होंने रेखांकित किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन एक अपनी मतलब एक स्त्री की मर्यादा को लेकर उससे उन्होंने बाहर नहीं निकलना चाहा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और खासकर जिन लेखिकाओं का आप नाम ले रहे हैं, कृष्णा चौधरी से लेकर चित्रा मुदगल तक, एक पूरी जो ये फहरिस्त है, उनकी कहानियों को जो जब हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि वो जो स्वानुभूति आपने कहा कि आपका जो भोगा हुआ यथार्थ है वो जब शब्दों में उतरता है तो वो ज़्यादा विश्वसनीय लगता है। डॉली डबराल जी, सुधा जी कह रही हैं कि बहुत सारे मसले थे जिन पर लेखकों ने लिखा और अपनी तरफ से उन्होंने पूरी ईमानदारी से लिखा, लेकिन फिर वही जो सहानुभूति के चलते आप लिखते हैं। ये इस दौर में जो स्त्री लेखन में जो विषय आए, क्या मसले हैं जो महत्वपूर्ण ढंग से आए हैं, और इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल कि वो कौन से मसले हैं अभी हमारे पास जो स्त्री से रिलेटेड हैं लेकिन अभी हमारे साहित्य में, खासकर हिंदी साहित्य में नहीं आए हैं। हिंदी साहित्य में अगर हम सबसे पहले प्रेमचंद जी की बात करें, बेशक उन्होंने नारी के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैंने कुछ उनके ऐसे भी उपन्यास पढ़े हैं जिसमें कि नारी बहुत प्रबुद्ध है, अच्छा, बहुत बुद्धिमान भी है, समाज का काम भी कर रही है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने उजागर नहीं किया उस चरित्र को, और उसको दबा के रखा है। और निर्मला में भी आप अगर पढ़ें तो उसमें भी जो है स्त्री को दबी हुई ही दिखाया है। तो जहाँ पर उसके सशक्तिकरण की बात आती है, लेखक अपनी कलम को वहीं पर थाम लेता है। अभी भी जो हम बहुत सी किताबें पढ़ रहे हैं उसमें भी ये है कि नारी के सशक्तिकरण को कहीं नहीं दिखाया, उसे मर्यादित स्त्री की तरह 7 फेरों के बंधन में बंधा हुआ या सीता मैया की लक्ष्मण रेखा को पार न करते हुए दिखाया है। भले ही वो पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी उसको जो पुरुषों ने अभी तक उसके लिए मर्यादा की बेड़ियां बनाई है उससे पार, उस परिधि को नहीं लांगे। ये एक बड़ा विचित्र सा हमें पुरुषों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों में जो मुझे प्राप्त हुआ वो मेरा विचार है। लेकिन कुछ लेखक हैं जैसे यही उत्तराखंड के हिमांशु जोशी हैं, उन्होंने स्त्री विमर्श पर बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। अभी मैंने उनकी कहानियों में भी स्त्री विमर्श बहुत सुंदर उन्होंने लिखी हैं। अभी मैंने उनकी किताब पढ़ी है, छूना छाया छूना मत छूना, लेकिन बहुत सुंदर सशक्तिकरण भी उन्होंने दिखाया। लेकिन फिर वहीं पर वही बात आती है कि स्त्री जो है वो घर के पारिवारिक समस्याओं में उलझती हुई अपनी प्रोग्रेस के बारे में या अपने आगे बढ़ने को नहीं करती और उस मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। तो ये मेरे को लगता है कि भारतीय साहित्य जो है अभी भी स्त्री को शायद आगे आने में थोड़ा सा प्रतिबंधित विचारों से लैस है। वो अभी भी नहीं चाहता कि स्त्री उन्मुक्त होकर कुछ लिख सके। अब जैसे अगर महिला
की अभिव्यक्ति है, या महिला जो है आज भी मेरे ख्याल से 2 या 3 ऐसी महिलाएं होंगी जो उन्मुक्त प्रेम के बारे में लिख सकेंगी जी। तो उन्मुक्त प्रेम की अभिव्यक्ति करने का अभी भी हिंदी साहित्य जो है वो एक स्त्री को अधिकार नहीं देता जी। ये मेरा ऐसा मानना है जो मैं समझती हूँ। जबकि पुरुष उसी चीज़ को, उन संबंधों को खुलेआम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन भारतीय स्त्री को मर्यादाहीन बता दिया जाता है कि उसने ये अश्लील लिखा है। उनका लिखा हुआ प्रेम प्रेम है, लेकिन भारतीय स्त्री अगर अपने प्रेम का वर्णन करे तो वो अश्लीलता की श्रेणी में माना जाता है। ये मेरा एक। डॉली डबराल जी और सुधा थपलियाल जी, हाँ जी, आप जिस पक्ष की तरफ हमारा ध्यान खींच रही थी, इसी संदर्भ में मैं इसी बहस का एक पक्ष ये भी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो स्त्री विमर्श का साहित्य है, दरअसल जो प्रेम वाला पक्ष आपने कहा, उसमें वो कहते हैं कि वो स्त्री विमर्श नहीं, बाद में खासकर राजेंद्र यादव की हंस के अधीन जो मंडली विकसित हुई, ये भी कहा गया कि वो अब देह विमर्श बन गया है। आपने भी इस तरह का सुना होगा, और मुझे लगता है कि वो कहने वाले भी शायद वही लोग हैं जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया है कि एक आपने एक परिधि निर्धारित की है, और ये भी आपकी बात को स्वीकार करने में हमको, खासकर हिंदी पट्टी के लोगों को, कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए कि इसी के बरक्स जब हम अंग्रेजी में देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे पक्ष जो हमारे यहाँ स्त्री के लिए अछूते हैं, उन पर वो खुली चर्चा करते हैं और उसको पूरी स्वीकार्यता मिलती है। बहरहाल थोड़ा सा मैं विषयांतर करके सुधा थपलियाल जी के पास आ रहा हूँ। और अभी हम स्त्री मन की बात कर रहे हैं, अंतस के भावों की बात कर रहे हैं, और डॉली डबराल जी तो यहाँ तक कह रही हैं कि कुछ सीमाएं हैं जिनको लांघना आज भी प्रतिबंधित है। आपकी जो रचना प्रक्रिया है, अभी हाल में मैं आपकी एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ रहा था, शतरंज के मोहरे प्यादे, शतरंज के प्यादे, जो वागर्थ में छपी है, और इतना शानदार प्रवाह, और वो जो प्लॉट आपने खासकर कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर जो कहानी बुनी है, ताज़ा मैं उस कहानी को पढ़ रहा था। क्या रचना प्रक्रिया है आपकी? कैसे विषयों को चुनते हैं, कैसे पात्रों को चुनते हैं? और ख़ासकर जिस कहानी की मैं चर्चा कर रहा था, उसमें तो कहीं मुझे एक भी स्त्री पात्र नज़र नहीं आता है। क्या ऐसा और कहानियों में भी है? नहीं है, मेरा एक कहानी और है जो कि मैंने वृद्ध विमर्श में लिखी है, नानू। उसमें भी नानू जी है, अपने बिंदास ज़िंदगी जीते हैं, और क्या कहना चाहिए, अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीते हैं। उनका बुढ़ापा, उनका भले उन्होंने अपने एकाकीपन को ठेंगा दिखाया, ठेंगा दिखा के एक जीवन जिंदगी जी। और दूसरी बात यह है कि भाई नेचुरली हमारी सामाजिक और पारिवारिक संरचना बहुत ही जटिल है, और इसमें तो जीवन के इतने विविध रंग बिखरे हुए हैं। यही रंग जो है कभी हमारे मन को हर्षाते हैं तो कभी गहरी वेदना से भर भी देते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो यही जो है बहुत प्रश्न मन मस्तिष्क में विचरण करने लग जाते हैं, और फिर समाज में जो हो रही, समाज में व्याप्त विसंगतियाँ, और प्लस जो क्या कहना चाहिए हमारे आसपास हो रही घटनाएं, ये हमारा कहानी का रूप लेते हैं, और उनसे संबंधित जो लोग होते हैं वो हमारे कहानी के पात्र बन जाते हैं। कोई खास घटना या कोई खास, जैसे कई बार कुछ लेखिकाएं खासकर स्त्रियों की तरफ से ये देखने में आया है कि बच्चों को लेकर उनका जो लेखन है वो एकदम अलग सा होता है। मेरे ख्याल से इसका कारण ये है कि उनके अंतस में जो एक मातृत्व भाव है वो ज़्यादा प्रबल होता है। क्या कोई खास विषय है जिस पर आप लिखना पसंद करती हैं? मैं असल में मैं अक्सर जब मैं न्यूज़ देखती हूँ, पढ़ती हूँ, बात में बहुत ही संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दे पे मैं लिख रही हूँ। जब मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि हमारी सेना का आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई बॉर्डर पे, एक खबर है जो कि हमेशा आती रहती है, 3 आतंकवादी ढेर हो गए, 2 हमारे शहीद हो गए। लेकिन कभी आपने उन शहीद के परिवार के माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उन्होंने जो कुछ खोया है, कभी आपने उनके लिए जानने की कोशिश करी या कितनी गहराई से कोशिश करी? इसी विषय में मैंने एक कहानी लिखी थी, फौजियों की पत्नियां हैं हम, जो कि कथा बिंब में प्रकाशित हुई थी। और पाठकों के मत्र पत्रों द्वारा वो कमलेश्वर पुरस्कार से पुरस्कृत भी हुई थी। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा। और ऊपर से मैंने एक अपने बिल्कुल पास में देखा कि एक बेचारी लेडी है जो कि बहुत छोटी उम्र में विधवा होगी, उसके 3 बेटे, वो 3 बेटे जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी उनकी प्रॉपर्टी का संपत्ति का बंटवारा ही नहीं किया, उन्होंने माँ को भी 2-2 महीने में बांट दिया।
और वो बेचारी जब बहुत इस भटकन से परेशान हो गई तो वो अंत में ये कहती थी अपने बेटे से कि मेरा एक कमरा बना दो जहाँ पर कि मैं सुरक्षित रहूं और वो मेरा कमरा हो। लेकिन तीनों बेटों में से किसी ने नहीं बनाया। और उसके बाद जब वो मर गई तो उनके जब मृत्यु हो गई तो उनके बाद बड़े आडंबर के साथ उनकी तेहरी मनाई जा रही है, उनके नाम पे धर्मशाला में कमरा बनाया जा रहा है। मैं यही सोचती रह गई कि ये क्या है, जीवन भर उनके अस्तित्व को नकारते उनके बेटे आज क्या साबित करना चाहते हैं, ये आडंबर क्यों? तो यही सारी चीज़ें मेरे को उद्वेलित करती है और मुझे प्रेरित करती लिखने के लिए। बहुत अच्छा। यही सुधा जी, यही सवाल हैं जो एक लेखक को झंझोड़ते हैं। बिल्कुल। और यही उसके अंतस में जब कुलबुलाते हैं तो शब्दों के जरिए प्रकट होते हैं। वो कहानी के रूप में आए, कविता के रूप में आए, नाटक के रूप में आए। फिर मैं थोड़ा विषयांतर करते हुए डॉली डबराल जी आपके पास आ रहा हूँ। और इस दरमियान हम देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा सुधा जी को भी पढ़ा है, आपको तो हम लगातार पढ़ते ही चले जाते हैं। और आपके लेखन में कहीं भी हमको ये नहीं लगता है कि कई बार तो ये लगता है कि ये स्त्री लिखती या पुरुष लिखता तो ऐसे ही लिखता, उसमें कोई स्त्री विमर्श जैसा खासकर आपके लेखन में वो खांचा नज़र नहीं आता है। लेकिन डॉली जी, इस दरमियान हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का बहुत तेज़ी से प्रसार हो रहा है और इसने, सोशल मीडिया ने हमारी भाषा को भी बहुत बुरी तरह या जिस भी तरह आप कहें प्रभावित किया है। ये भाषा हमारे साहित्य में भी आ रही है। तो पहले तो मैं, क्योंकि आपके लेखन में जो वाक्य विन्यास है, जो उसका कसाव है, उसमें लगता है कि भाषा को लेकर आप बहुत मर्यादित हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया की भाषा आई है, वो चाहे हमारे बोलचाल में है और दुर्भाग्य से वो लेखन में भी आ रही है, उसका क्या प्रभाव देखते हैं और इसके क्या खतरे हैं, भाषाई खतरे, कि आने वाले समय में क्या हिंदी का जो विन्यास है वो कुछ गड़बड़ाएगा इससे? आपने बहुत सही सवाल पूछा जी। और मैं भी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैं लिखती हूँ तो अपनी भाषा को मैं बहुत कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं शुद्ध हिंदी में लिखूं। बिल्कुल। आप कभी बाहर के विदेशियों का जब कभी इंटरव्यू आता है या वो जब बात करते हैं तो वो इतनी शुद्ध और इतनी परिष्कृत हिंदी बोलते हैं कि हमें अचरज होता है। बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ ये क्यों नहीं है। और जो हमारे यहाँ अब इतनी स्लैंग भाषा का प्रयोग होने लगा है, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होने लगा है और बहुत सी भाषाओं को हम सोचते हैं कि हम अगर उसका मिश्रित करके उसको ला रहे हैं तो अन्य भाषाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे विचार से नहीं, हमें हिंदी को हिंदी ही रहना चाहिए ताकि हम आने वाली संतति को बताएं कि ये हमारी एक राष्ट्रभाषा है और हमें इसे आगे बढ़ाना है। किसी भी अच्छे पुराने लेखक को देखिए, उन्होंने बड़ी परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया है, किसी भी तरह के मिक्स भाषा को नहीं, मिश्रित भाषा का प्रयोग नहीं किया। और इससे जो है हमारी मुझे ऐसा लगने लगा है कि जब मैं उनकी रचनाएं पढ़ती हूँ और उस तरह के जैसी भाषा का आपने प्रयोग बताया तो मुझे लगता है कि ये तो हिंदी भाषा समाप्त हो रही है। हमें जब तक उसको शुद्ध रूप में नहीं करेंगे, बेशक हम उसको कितना भी लोकप्रिय बनाने की कोशिश करें, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो अच्छी भाषा के प्रयोग को ही अच्छी दृष्टि से देखेंगे। वो जो अपभ्रंश है उसका या बहुत सारे बाहर के शब्दों को उसमें प्रयोग में लाना, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रियता जो है कभी कभी इतनी सस्ती हो जाती है कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हिंदी साहित्य का ये एक काफ़ी बड़ा नुकसान है। हमें चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके सही भाषा का प्रयोग करें। जी डॉली डबराल जी, अच्छा लगा। मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए कहा कि मैं आपको लगातार पढ़ता रहा हूँ और आपकी भाषा में जो कसाव है उसमें जो भी हिंदी के लेखक हैं, लेखिका हैं, उनको ये लगता होगा कि, और मैं आपके ध्यान में ले आऊँ कि आजकल सुधा जी, आजकल जो कहानियाँ आ रही हैं उसमें जो डायलॉग होते हैं वो डायलॉग क्योंकि आप समाज से उठाते हैं, तो ये पता ही नहीं चलता है कि ये जो, वो ठीक है वो व्यक्त तो कर देता है लेकिन वो भाषा आगे जब नई पीढ़ी के पास पहुँचेगी तो हिंदी को किस रूप में प्रस्तुत करेगी, ये एक बड़ा लाजमी सवाल हो जाता है। सुधा जी, आप लगातार लिखती रही हैं, लगातार पढ़ती रही हैं और हमारे पास एक नई पीढ़ी है जो सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार सामने आ रही है, बच्चियों की, लड़कियों की।
जो बहुत सुंदर लिख रही हैं, छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी कहानियाँ। हाँ जी। क्या चुनौतियाँ होती हैं एक स्त्री लेखक, लिखने वाली एक स्त्री के सामने, और इन चुनौतियों से वो कैसे पार पा सकती है? ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे डॉली डबराल जी ने कहा कि हम कितना भी आधुनिक होने का और कितना भी अपने को एडवांस मान ले, पर यह सही है कि हमारे परिवेश में अभी भी एक स्त्री के काम बिल्कुल निर्धारित हैं। उस काम के बीच से वो लेखन के लिए कैसे समय निकाले, कैसे अपने अपने सृजन लोक को पुरस्कृत करे, इस पर आपकी टिप्पणी। मैं ये तो कहती हूँ कि हमारे समाज में स्त्री और पुरुषों को लेकर दोहरे मापदंड है जी। स्त्री का तो सबसे पहले एक चैलेंज तो उसका स्त्री होना ही है। क्या बात है, वो स्त्री होना ही है। और दूसरी बात ये है कि जब एक पुरुष लेखक लिखता है तो पूरे घर में खामोशी छा जाती है, और जब स्त्री लिखती है तो उसे खामोशी का इंतजार करना पड़ता है। क्या बात है। और एक चीज़ और है कि चुनौतियाँ तो स्त्री को, एक तो पुरुष का क्षेत्र भी बड़ा व्यापक है, स्त्री का क्षेत्र जरा अपवादों को छोड़ के इतना व्यापक नहीं है। एक चुनौती ये भी है स्त्री के लिए। और दूसरी बात यह है कि भाई नेचुरली संपादक देखो तो वो पुरुष, प्रकाशक देखो तो वो पुरुष, तो हर जगह पे तो उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात मैं यही कहूँगी, जो लिख रही हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हिंदी जो है बहुत सहजता से अपना प्रसार कर रही है जी। बहुत लिखा जा रहा है, बहुत लिख रही हैं। मैं उनको यही बोलूँगी, पहले तो बहुत पढ़िए, आप बहुत किताबें पढ़िए। जब तक आप बहुत नहीं पढ़ेंगे आपकी जो विज़न है वो बहुत ब्रॉड नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आप रोज़ लिखने की कोशिश कीजिए। आप 1 पेज लिखिए, आप 2 पेज लिखिए, लेकिन आप रोज़ लिखिए, क्योंकि खाली पेज की तो कोई एडिटिंग नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात ये बात है। और दूसरी बात यह कि जो लेखनी है वो तो समय के साथ मैच्योर होती है। आज बच्चा कुछ लिख रहा है, थोड़ा और परिपक्व होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, तो उसकी लेखनी में तो परिपक्वता का ये जो एक सिलसिला है वो तो चलता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुधा थपलियाल जी, आपकी बातचीत में एक जो पक्ष आया वो ये आया कि प्रकाशक भी पुरुष है, संपादक भी पुरुष है, और हमारे यहाँ तो डॉली डबराल जी ठीक इसका उल्टा चलता है कि वो इसलिए स्त्रियों को ज़्यादा छापते हैं कि वो अपने आप में पुरुष हैं। तो मैं ज़रा आपकी इस बात से इत्तेफाक रखूं कि न रखूं। बहरहाल थोड़ा सा फिर मैं व्यक्तिगत सवाल पर आता हूं डॉली डबराल जी के पास। डॉली डबराल जी, आपके मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक ध्यान है कि देहरादून में आप एक साल भर में एक बहुत बड़ा आयोजन कराती हैं, और उसमें आपकी 1-2 किताबें हमेशा उसमें लोकार्पित होती हैं। इन दिनों इस दरमियान आप क्या लिख रही हैं, किस विषय पर लिख रही हैं? मैं हर साल में किताब नहीं लिखती मुकेश जी। मेरी एक किताब 3-4 साल चलती है। अच्छा। जैसे अभी मैंने एक लंबा प्रेम पत्र लिखा है। क्या बात है। जो कि विश्व का स्त्री द्वारा लिखा गया पहला लंबा प्रेम पत्र है। उसको मैंने 4 साल में समाप्त किया। अच्छा। उसको मैंने 2019 अप्रैल के महीने में स्टार्ट किया था। अच्छा। और तब हुआ। और अभी जो मैं लिख रही हूँ वो मैंने 2018 में शुरू किया था। वो मैं खनिज और कोयला खदानों की स्त्रियों की दुर्दशा के बारे में, और कोयला खदान के मजदूरों की दुर्दशा के बारे में, और उनके प्रेम संबंधों को कि एक उच्च खानदान की लड़की का अगर छोटे किसी से प्रेम होता है तो उसके क्या नतीजे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उस पर एक किताब लिख रही हूँ। उपन्यास है। तो टाइम समय तो लगता है, लेकिन ये मेरी कोशिश रहती है कि लोगों के मस्तिष्क से मैं निकल ना जाऊं। तो 2-3 कथा कहानियाँ या कुछ ऐसे लेख जो हैं वो मेरे साथ साथ चलते रहते हैं, क्योंकि मुझे विविधता चाहिए होती है कि आज अगर मैंने लिखा है तो फिर 3 महीने के बाद उसमें शायद 2 पेज लिखे जाएंगे, या कोई बारिश का मौसम आया या कुछ है। और मैं चाहती हूँ कि अगली मैं पुस्तक जो है छोटी लड़कियों का जो शोषण हो रहा है उस पर ऐसा कुछ आलेख लिखने की कोशिश करूं कि माताओं को सिर्फ आर्थिक रूप से सबल होने की ज़रूरत नहीं, घर में अपने बच्चों को पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बल्कि हम तो कहते हैं कि ये पुस्तक
सबसे पहले आए। जी, तो उस पर मैं काम कर रही हूँ आजकल कि उनको बुरा स्पर्श अच्छा स्पर्श समझाया जाए और उस पर बातचीत हो। और बच्चों में भी लेखन को आप अपने लेखन में इतना ना खो जाइए कि आप घर के बच्चों को ना सिखा सके। मैं आपसे बहुत प्रसन्न रहती हूँ कि आपकी बेटी बहुत अच्छा लिखती है, उनकी कविताएं, उसकी मैं कहानियाँ पढ़ती रहती हूँ, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हमें, हमारे जितने भी हम लेखक हैं, हमें प्रमोट करना चाहिए कि हम आगे अपने बच्चों को, या जो पास पड़ोस में भी बच्चे हैं उनको प्रमोट करें। और इस विषय पे मेरा जिजीविषा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जिजीविषा हमारा एक संस्था चलती है, वहाँ की भी एक लड़की है, अंग्रेज़ी में लिखती थी। उसकी भी मैंने किताब पोइट्रीज पढ़ी और मैंने कहा छपाओ, तो अभी अभी उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई है। शी मेरे ख्याल से वो 17-18 साल की लड़की है। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है? उसने इंग्लिश की किताब लिखी है कुछ, तो बहुत अच्छी किताब उसकी आई है। तो मैं उसको अभी डालूंगी जरा 2-3 दिन में थोड़ा। तो ये इस तरह से मुझे लगता है कि नारी विमर्श तो जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन बच्ची विमर्श पर ज़रूर हमारा साहित्य आना चाहिए ताकि उनका मार्ग प्रशस्त हो। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। और ख़ासकर जो आपने कहा कि ये तो मुझे विधा भी एकदम नई सी लग रही है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे रसूल हमजा तो का जब मेरा दागिस्तान पढ़ते हैं तो उसमें समझ में नहीं आता कि ये कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। बिल्कुल वही आपका जो लंबा प्रेम पत्र है वो किस विधा में होगा, ये सब जानने के लिए हम सभी पाठक उत्सुक रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ये जो 2 किताबें, बल्कि एक किताब जो आपने कहा जो बच्चियों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण किताब होने वाली है। और हमारे जो जिम्मेदार लेखक हैं उनकी तरफ से इस तरह की कुछ किताबें ज़रूर जानी चाहिए। केवल कहानी कविता देने से ही काम नहीं चलेगा। सुधा थपलियाल जी, हाँ जी, उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आता हूँ कि इन दिनों आप क्या लिख रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? पढ़ने का को भी मैं शामिल कर रहा हूँ कि आपका तो इस समय तो मैंने क्या कहना चाहिए, चित्रा मुदगुल जी का गिलीगढ़ू पढ़ा। अच्छा। और द्रौपदी मैंने प्रतिभा रॉय जी की, मैंने तो आज मैं दोबारा फिर पढ़ रही हूँ उसको। वो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मुझे लगता है मैं कितनी बार भी पढ़ूँ तो शायद मेरा कभी ख़त्म नहीं होगी प्यास जी। और एक मैं पढ़ रही हूँ डार्क हॉर्स, नीलोत्पल मृणाल की जी, जो नीलोत्पल मृणाल की डार्क हॉर्स जी, जिनका मतलब एक युवा वो हैं साहित्यकार जी। उन्होंने तो हमें पूरा प्रशासनिक सेवाओं के जो वो कर रहे हैं, ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, पूरा मुखर्जी नगर में हमें घुमा दिया, वहाँ के कोचिंग सेंटर, वहाँ पे इनको लेकर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने जो, जैसे कि भाषा की बात है, उन्होंने पहले वहाँ पे लिबर्टी ले ली कि जो मैं भाषा मेरे पात्र यहाँ पे बोल रहे हैं वो मैं नहीं, मेरे पात्र बोल रहे हैं जी। क्योंकि उन्होंने कुछ वैसी भाषा का भी मतलब काफ़ी लिबर्टी लेने की कोशिश करी। वो लेता है लेखक को संवाद के नाम पर अक्सर लेखक को तो, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही एक जैसे कहना चाहिए ना, एक ताजगी, उनके लेखन में एक ताजगी दिखाई दी मुझे। और जो आने वाली जो बेचारे प्रशासनिक सेवाओं की कि मैं जाना चाह रहे हैं, उनके संघर्ष को लेके बहुत बारीकी से लिखा जी जी। नीलोत्पल दास का नीलोत्पल मृणाल डार्क हॉर्स, ये मुझे लगता है कि हमारे युवा पाठकों को ये बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और कहानियों में क्या कुछ नया? कहानियों में तो मेरा मतलब मैं जो हूँ, कुछ ना कुछ जो भी मेरे को क्लिक करता है, जो विषय मेरे को ये लगता है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक कहानी लिखी थी सिजोफ्रेनिया पे। अच्छा। तो खैर वो एक्सेप्ट हो गई, शीघ्र ही प्रकाशित होगी। तो मैंने काफ़ी मतलब मैंने ये देखा है कि जो सिजोफ्रेनिया है, ये एक जब शुरुआत होती है इसकी तो पेरेंट्स इसको एड्रेस नहीं कर पाते और ये धीरे 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 बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या का रूप ले लेती है, जबकि इसका इलाज है जी। इसका इलाज हो सकता है। तो मैंने इसी विषय पे को अपना केंद्र में सिजोफ्रेनिया अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और सुधा जी और डॉली डबराल जी, ये लगातार जब हम हिंदी और अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं को पढ़ते हैं तो ये सवाल लगातार आता है कि हमारी हिंदी पट्टी में कुछ विषय बहुत टाइप्ड से हो गए हैं और सालों से उन्हीं पे लिखा जा रहा है। ये जो नए विषय हैं टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ों से जुड़े हुए, वो हमारी हिंदी पट्टी में कम पढ़ने को मिलता है। लेकिन बहरहाल ये इतनी बृहद चर्चा है और आप जो दोनों विदुषी लेखिकाएँ अगर मंच पर हों साहित्यिकी के तो बहुत कुछ बातचीत करने का मन करता है, लेकिन समय की अपनी
कार्यक्रम की समय सीमा है। बहरहाल डॉली डबराल जी और सुधा थपलियाल जी, आप साहित्यिकी के इस मंच पर आए, आपसे बातचीत करके साहित्यिकी का ये मंच समृद्ध हुआ। आप दोनों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।